हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम रिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एविडेंस एक्ट से रिलेटेड डेफिनेशन क्लॉज। तो पहली डेफिनेशन है हमारे सामने कोर्ट की। कोर्ट का मतलब होता है जजेस और मजिस्ट्रेट, ठीक है। ऑल एंड ऑल द पर्सन्स हु कैन टेक एविडेंस, जो एविडेंस ले सकते हैं वो भी आपका कोर्ट के अंदर कंसिडर होते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझिए, जैसे एक एसडीएम ऑफिसर होता है, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह लीजिए या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह लीजिए। ये एक छोटा रैंक होती है एसडीएम, और डीएम बड़ी रैंक होती है, ठीक है। इनको पावर होती है सिटीजन वेलफेयर एक्ट के तहत आपका फैसला सुनाने की, और ये एविडेंस भी ले सकते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, सिटीजन सीनियर सिटीजन को रिलीफ दिलाने के लिए। तो क्या ये आपका एसडीएम और डीएम जो है, इनका काम तो वैसे एग्जीक्यूटिव होता है, पर क्या आपका ये एविडेंस ले सकते हैं? तो क्या ये कोर्ट कंसिडर करे जाएंगे? तो आंसर इज यस, ये कोर्ट कंसिडर करे जाएंगे। क्यों करे जाएंगे यहाँ पर ये कोर्ट कंसिडर? क्योंकि आपका ये कोर्ट इसलिए कंसिडर करे जाएंगे जस्ट बिकॉज यहाँ पर ये इनको पावर है कि टेक एविडेंस लेने की, ठीक है, इन्हें पावर है एविडेंस लेने की, तो वो एसडीएम और डीएम भी आपका कोर्ट कंसिडर करेंगे। तो ऑल पर्सन में अगर पर्सन टेक एविडेंस ले सकता है, लीगली ऑथराइज्ड है, जैसे उनको सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत पावर है कि वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो तो एसडीएम और डीएम को भी कोर्ट कंसिडर करा जाएगा। बस इसमें आर्बिट्रेटर जो होगा, तो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स लेता है, वो कोर्ट कंसिडर नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं हम, हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो है फैक्ट की। मैंने अभी आपको ये सारी बात बताई है, फैक्ट है, ठीक है। कोई भी चीज आपका आपके सेंसेस को समझ आए, सेंसेस का मतलब है आपकी टंग को समझ आए, ठीक है, स्वाद किसी चीज का सॉर है, स्वीट है, कैसा भी है, ठीक है। कोई आपके ब्रेन को बात समझ आए, कोई आपके आईज ने आपने कोई चीज देखी हो, ठीक है, नोज ने कुछ चीज सूंघी हो, ब्रेन हो गया आपका, आईज ने देखा, आपके आपने बोला कोई बात, ये सब सारी बातें फैक्ट है। एवरीथिंग इज फैक्ट, ठीक है। जो आपका प्रिसीव करते हो, प्रिसीव मतलब अंडरस्टैंड, प्रिसीव का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड बाय द सेंसेस। सेंसेस का मतलब आपको पता ही है, ये आईज नोज ईयर्स जितने भी हमारे सेंसेस होते हैं बॉडी के, वो सब, ठीक है। और एनी मेंटल कंडीशंस में आपका आता है, जैसे कोई मैलिफाइड इंटेंशंस हो गए, बोनाफाइड इंटेंशंस हो गए, अच्छे इरादे हो गए, बुरे इरादे हो गए, ठीक है, धोखा देने के इरादे हो गए, डिसऑनेस्टी इंटेंशन हो गए, धोखा देने के डिसेप्शन वाले इंटेंशन हो गए, ये सब आपका किस में आता है? फैक्ट में आता है, ठीक है। जैसे इसे समझिए, सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर्स, सर्टेन ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, जैसे कि सबसे बड़ा रखा हुआ, फिर छोटा रखा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, 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 ऐसे करके कुछ ऑर्डर्स में रखी हुई है चीजें। तो ये आपका क्या है? ये आपका माना जाएगा फैक्ट। ये सारी चीजें क्या मानी जाएगी? फैक्ट मानी जाएगी। एक आदमी ने कुछ सुना देखा, ये भी आपका फैक्ट में है। एक आदमी ने सर्टेन वर्ड्स कहे, अब ये वर्ड आपके बैड वर्ड्स भी हो सकते हैं, गुड वर्ड्स भी हो सकते हैं, अप्रिशिएट वाले वर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, डिमीन करने वाले, गुस्सा दिला देने वाले, या प्रोवोक करने वाले, या बेइज्जती करने वाले वर्ड भी हो सकते हैं। तो ये सारी बातें फैक्ट्स हैं, ठीक है। अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन एज सर्टेन इंटेंशन, अब इंटेंशन वाली बात को ये वाली शो करता है, ठीक है। इन गुड फेथ, अच्छे इरादे से, धोखे देने देने वाले इरादे से, ये आपका जिसके वजह से पर्टिकुलर सेंस कोई निकल कर आती हो, ठीक है, जो आपके कंसाइंस यानी कि आपको समझ आ रही है, ये सब आपकी बातें क्या? फैक्ट्स है। एक रेपुटेशन भी आपका फैक्ट है, ठीक है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे आपके अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उन्होंने एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने केस कर दिया था एक न्यूज़पेपर पे, क्योंकि उस न्यूज़पेपर ने डोनाल्ड ट्रंप को मिलेनियर लिखा था, बिलियनियर नहीं, ठीक है। अब मिलेनियर का मतलब होता है करोड़पति, और बिलियनियर का मतलब होता है अरबपति। तो इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के स्टॉक्स गिर गए थे, इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के क्या गिर गए थे? स्टॉक्स गिर गए थे। क्यों? क्योंकि उनके इन्वेस्टर्स ने ये सोचा कि डोनाल्ड अब बैंकरप्ट हो चुके हैं, अब वो बिलियनियर नहीं रहे, वो मिलियनियर हो चुके हैं, ठीक है, करोड़पति रह गए हैं, अरबपति नहीं रहे। तो इसकी वजह से इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टॉक्स गिरने की वजह से उनके ऊपर केस कर दिया था, और डेफेमेशन का केस करा था, और अच्छा खासा डैमेज ले लिया, कंपनसेशन ले लिया था। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो मिलीनियर बिलियनियर वाली जो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की ये मिलीनियर बिलियनियर वाली जो इमेज है, वो क्या है? यहाँ पर आपका सिंपल सा ये बताने का मतलब है कि एक रेपुटेशन भी आपका क्या कहते हैं, कंसिडर करी जाती है फैक्ट में, ठीक है। रेपुटेशन भी आपका फैक्ट कंसिडर करी जाती है। अब पढ़ते हैं हम आपका, फैक्ट्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है। फैक्ट्स को ऐसे समझिए कि फैक्ट्स दो तरीके के, एक है फैक्टम प्रोबेंडम और एक फैक्टम प्रोबेंस, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए कुछ एलिगेशंस लगे हुए हैं कि रिस्पोंडेंट ने
अपनी पिटिशनर को, यानी कि वाइफ थी यहाँ पर, उसकी उंगली काटने की कोशिश करी। ये एलिगेशन है। अब जितने भी यहाँ सारी बातें लिखी गई हैं, ये सारे एलिगेशंस हैं। एलिगेशंस आपके लगते हैं, आप जब एलिगेशंस के रिलेटेड आप रिलीफ मांगते हैं, तो ये होता है आपका फैक्टम प्रोबेंडम, ठीक है। जब आपका एविडेंस के अपनी इन एलिगेशंस के लिए आप एविडेंस लेकर आते हैं, एस्टैब्लिश करना होता है, वो होता है फैक्टम प्रोबेंस, ठीक है। तो यानी कि हमने ये बात समझी कि आपका हमने अभी यहाँ ये समझा कि आपके फैक्ट दो तरीके के होते हैं। फैक्ट आपके दो तरीके के होते हैं, एक फैक्टम प्रोबेंडम और एक फैक्ट होता है आपका प्रोबेंस। तो क्या है फैक्टम प्रोबेंडम? क्या है कि फैक्ट सॉर्ट मांगा की प्रूव्ड फैक्टम, जिसके लिए आपको प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूव करना है, एलिगेशंस को प्रूव करना है, ठीक है। तो वो आपका फैक्टम प्रोबेंडम होता है। और आपका जिसके रिलेटेड आप लीड टू एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्स, अपनी ये जो बातें आपने लिखी है सारी फैक्ट्स हैं, इसके लिए आप जो एविडेंस लेकर आते हैं, एविडेंशियरी वैल्यू होती है उसकी, कि जैसे इस ये वाला ये एलिगेशन ले लीजिए, ठीक है। अब इस एलिगेशन से रिलेटेड जो पिटिशनर है, या तो वो सीसीटीवी कैमरा लेकर आएगी, ठीक है, फुटेज लेकर आएगी सीसीटीवी कैमरे की, या कोई विटनेस लेकर आएगी कि ऐसे कोशिश करी थी इसने। तो ये जो चीज इससे रिलेटेड जो एविडेंस लेकर आएगी, वो क्या होगा? आपका फैक्टम प्रोबेंडम होगा। अब देखिए रेलिवेंट क्या है। रेलिवेंट की डेफिनेशन को पढ़े तो आपका दो तरीके के रेलिवेंट है, एक है लॉजिकल रेलिवेंट, ठीक है, और एक है आपका लीगल रेलिवेंट। एक क्या आपका? लीगल रेलिवेंट। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस एक्ट में जो चीजें दे रखी है वही आपका रेलिवेंट मानी जाएगी। तो यहाँ पर 6 से लेके 55 तक में जो जो चीजें दे रखी है वही आपका लीगल रेलिवेंट है, ठीक है। जैसे कि आपका कन्फेशन, जैसे आपका एडमिशन, ठीक है, रेस गेस्टे हो गया, डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, एक्सपर्ट ओपिनियन हो गए, ठीक है, पुलिस के सामने आपका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है वो रेलिवेंट नहीं है, एडमिसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपने डर धमका के कोई चीज निकलवा ली किसी से, तो वो चीज रेलिवेंट नहीं है। सारी चीजें आपका लीगल रेलिवेंट है। और ये बात हमें जाननी पड़ेगी कि लीगल जो रेलिवेंट होगी, ठीक है, जो अगर चीज लीगल रेलिवेंट है वो लॉजिकल रेलिवेंट भी होगी, ठीक है। जो चीज लीगल रेलिवेंट है वो लॉजिकल रेलिवेंट तो होगी, बट आपका जो लॉजिकल रेलिवेंट है जरूरी नहीं है कि वो लीगल रेलिवेंट है। तो यहाँ पर बहुत सेफ प्ले वाली डेफिनेशन दी गई है कि आपका कोई चीज रेलिवेंट कब मानी जाएगी? जब वो आपका 6 से लेके 55 तक में सेक्शंस में एविडेंस एक्ट के फॉल करती है, तो वही चीज आपके फैक्ट आपका रेलिवेंट माना जाएगा। इसे हमें डिटेल में पढ़ना है जब हम रेलिवेंट और एडमिसिबिलिटी में डिफरेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में। तो हमें ये पढ़ना है कि रेलिवेंट और इसमें क्या होता है। डेफिनेशन क्लॉज खत्म होने के बाद सेक्शन 5 में हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी आप ये मानिए कि कोई भी चीज रेलिवेंट तब मानी जाएगी आपका जब वो 6 से लेके 55 में फॉल करती है एविडेंस एक्ट के। अब बात करते हैं फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू को आप ऐसे समझिए कि जैसे कि मैं भगवान में मानता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ भगवान है, एक पर्सन कहता है कि भगवान नहीं है। अब ये जो मुद्दा है यही आपका फैक्ट एंड इशू है, ठीक है। आपका फैक्ट एंड इशू क्या है कि वन वन पर्सन इज असर्टेड समथिंग, कुछ कहता है, ठीक है, और दूसरा पर्सन उस बात को डिनाई करता है, तो वही आपका फैक्ट एंड इशू होता है। अब जैसे इसे एक एग्जांपल से पढ़ते हैं। जैसे सिविल केसेस में आपकी एक स्टेज होती है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज में क्या होता है? जो पिटिशनर होता है आपका और जो डिफेंडेंट होता है, ठीक है, प्लेंटिफ बोल लीजिए, पिटिशनर बोल लीजिए, या डिफेंडेंट या रिस्पॉन्डेंट कुछ भी बोल लीजिए। ये पिटिशनर जो होता है वो अपना प्लेंट या पिटिशन लेकर आता है, ये अपना WS फाइल करता है। जब ये दोनों चीजें आ जाती है तो जज क्या करता है? इनकी फ्रेमिंग ऑफ इशू लिख देता है, ठीक है। ऐसे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करता है कि आखिर मुद्दा क्या है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो प्लेंटिफ है वो पोजेशन मांग रहा है, ठीक है, और जो डिफेंडेंट है आपका वो पोजेशन डिनाई कर रहा है कि नहीं दे रहा। तो कोर्ट ने क्या कर दिया कि वेदर प्लेंटिफ इंटाइटल है लेने के लिए, क्या डिग्री का मतलब यहाँ में फैसला मानिए, ठीक है। पोजेशन ऑफ सूट प्रॉपर्टी, सूट प्रॉपर्टी का क्या वो पोजेशन ले सकता है? जैसे आप A15 कर लीजिए, यहाँ पर क्या प्लेंटिफ जो है वो इंटाइटल है आपका पोजेशन लेने के लिए, किसका? सूट प्रॉपर्टी का। दूसरा उसने कर दिया कि प्लेंटिफ अगर 21,000 जो अपना रेंट मांग रहा है पिछला, ठीक है, क्या वो 15% के ब्याज के हिसाब से उसे देना चाहिए डिफेंडेंट को? सॉरी, डिफेंडेंट देगा प्लेंटिफ को, ये चीज में देखी जाएगी। फिर देखा जाएगा कि प्लेंटिफ जो है वो इंटाइटल्ड है अपने डैमेजेस क्लेम करने के लिए ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर ये इन 3-4 पॉइंट से हमें क्या पता चल रहा है कि प्लेंटिफ ये सारी चीजें मांग रहा है। वो पोजेशन मांग रहा है, वो अपना ये एरियर्स मांग रहा है, 21,000 मांग रहा है, और आपका मीन्स प्रॉफिट मांग रहा है, यानी कि डैमेजेस मान लीजिए अभी इसको, ठीक है, और रिलीफ मांग रहा है। बट ये सारी चीजें वो मांग रहा है, और जो आपका डिफेंडेंट है
वो इन चीज़ों को डिनाई कर रहा है। वो कह रहा है मुझे पोजेशन दो, वो कह रहा है मैं नहीं दे रहा। वो कह रहा है 21,000 देने हैं तूने मुझे, वो कहेगा मैंने नहीं देने। ठीक है, तो इन बातों से ये पता चल रहा है कि व्हेन वन पार्टी इज असर्टेड समथिंग एंड अनदर पार्टी इज डिनाइड, तो आपका वही चीज मुद्दा आपका फैक्ट एंड इशू बन जाता है। अब जो एविडेंस लेकर आने हैं, ठीक है, वो अब इनसे रिलेटेड ही लेकर आएंगे, इन बातों से रिलेटेड एविडेंस आएंगे कि पोजेशन अपना एस्टेब्लिश करने के लिए प्लेंटिफ कागज लेकर आएगा, विल डेट जो भी है उसके फेवर में वो लेकर आएगा, या रिसेप्ट दिखाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा कि किसके पास बनता है किसका नहीं बनता, ये सारी चीजें आपका फैक्ट एंड इशू में ही आता है। ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन कहती है आपकी कि फैक्ट एंड इशू मीन्स एनी फैक्ट मतलब यानी कि मेरा पोजेशन है आपका पोजेशन नहीं है, ठीक है, जब वो दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड होता है एंड किसी के राइट लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी और किसी के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस पे सवाल उठता है। जैसे मैं कह रहा हूँ गॉड है कि मैं कह रहा हूँ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, दूसरा पर्सन कह रहा है कि नॉन एग्जिस्ट है, कि गॉड नहीं है, तो यही चीज आपकी क्या हो गई, आपका फैक्ट एंड इशू हो गई। ठीक है, तो फैक्ट एंड इशू में आपका यही है। डॉक्यूमेंट क्या है, देखिए डॉक्यूमेंट को ऐसे समझिए जिसका इंटेंशन ही क्या है, आपका रिकॉर्ड करने का। ठीक है, जिनके इंटेंशन क्या है, यूज किस लिए है, जैसे रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट आनी है, पुलिस कोई रिपोर्ट फाइल करती है, इंक्वायरी की रिपोर्ट फाइल करती है, ठीक है, कोई आपका रिटर्न में कोई आप बात लिखते हैं, ठीक है, आप कोई बही खाता लिखते हैं कि 5 इनवॉइसेज हो गए, ये सब कुछ चीजें हो गई, ये सारी आपका डॉक्यूमेंट्स में आती है। ठीक है, जिसका डिस्क्राइब, जिसका यूज ही किस लिए है, आपका कोई फिगर हो गया, कोई लेटर हो गया, जिसका काम ही यही है कि आप पर्पस क्या है, रिकॉर्ड करने का, ठीक है, यानी कि लिखित करने का, यानी कि उसको सेव करने का, प्रिजर्व करने का। जैसे कोई राइटिंग हो गई, कोई वर्ड हो गए आपने प्रिंटेड कर दिया, स्क्रीनशॉट्स हो गए आपके, ठीक है, फोटोग्राफ्स हो गए, ये सब डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, मैप हो गए, प्लान हो गए, डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, इंस्क्रिप्शंस हो गए, मैट, आपने ये कोई पतीला लिया, मैंने उस पर अपना नाम लिख दिया, ये भी, और कोई कहानियां लिख दी, ये भी आपका डॉक्यूमेंट्स में आ गया, किसी पत्थर पे लिख दिया, गोद दिया, ये सब आपका क्या है, डॉक्यूमेंट्स में आता है, कंसिडर करे जाते हैं। अब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है 3, ठीक है, इनको समझने से पहले ये समझिए कि मैंने पहले आपको बताया कि फैक्ट क्या है। फैक्ट मैंने आपको बताया कुछ भी आपने देखा, सुना, गाया, करा, तो भी हम यहाँ पर ये फैक्ट मान लेते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये एक फैक्ट है, ठीक है, और दूसरा पर्सन कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, यानी कि ये फैक्ट एंड इशू हो गया। प्रॉपर्टी की जो जो टाइटल है वो आपका क्या हो गया, यहाँ डिस्प्यूटेड हो गया, और ये फैक्ट एंड इशू हो गया। अब इससे रिलेटेड मैं आफ्टर कंसिडरिंग मैं आपके प्रूफ लेकर आता हूँ, एविडेंस लेकर आता हूँ, ओरल एविडेंस लाता हूँ, डॉक्यूमेंट एविडेंस लाता हूँ, ये भी अपने ओरल और डॉक्यूमेंट एविडेंस लेकर आता है। ठीक है, आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्ट्स, इन दोनों के फैक्ट्स को कंसिडर करने के बाद जज मेरे फेवर में सुना देता है फैसला, यानी कि मैंने अपनी बात के को एग्जिस्ट कर दिया, यानी कि मैंने अपनी बात को एग्जिस्टेंस में ले आया कि हाँ, कि मेरी बात सही है, तो जज क्या कहेगा कि ये प्रूव्ड हो गई ये बात, और इसकी बात को क्या कहेगा कि नॉट प्रूव्ड, क्योंकि ये इसके जो फैक्ट्स है कि इसका पोजेशन जो था, ये जो फैक्ट था, ये आपका नॉन एग्जिस्ट हो गया। नॉन एग्जिस्ट का मतलब है यहाँ पर एग्जिस्टेंस में नहीं है, यानी कि आपका एग्जिस्टेंस में ही है ही नहीं। तो कोई चीज आपकी, अब डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं हम, कि जब भी आपका, एक मिनट, तो हमने ये समझा कि जब भी आपका डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं, एक फैक्ट आपका प्रूव्ड तभी बोला जाता है, देखिए पास्ट टेंस है, यानी कि आपका कंसिडर कर चुके हैं, ठीक है, आफ्टर कंसिडरिंग, यानी कि उसका मूल्यांकन हो चुका है, ठीक है, यानी कि कुछ मूल्यांकन करवाने के लिए कोई ओरल एविडेंस लेकर आएगा या डॉक्यूमेंट एविडेंस लेकर आया होगा, ठीक है, बिफोर इट कोर्ट, कोर्ट के सामने, या बिफोर का मतलब क्या है, कोर्ट के सामने, ठीक है, कि वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और कंसिडर इज एग्जिस्टेंस, उसके एग्जिस्टेंस पे को मान लिया है, ठीक है, एक प्रूडेंट आदमी की तरह। प्रूडेंट आदमी का मतलब होता है विवेकशील आदमी, ठीक है, अभी इसे भी डिस्कस करेंगे प्रूडेंट आदमी का मतलब क्या है। तो वो चीज आपकी क्या मानी जाएगी, प्रूव मानी जाएगी, यानी कि कोई फैक्ट अगर आफ्टर कंसिडरिंग कोर्ट के सामने कोर्ट उसे मान लेता है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है, वो फैक्ट आपका एग्जिस्ट करता है कि हाँ, कि इसका ही मालिकाना हक था इस प्रॉपर्टी पर, और ये चीज से रिलेटेड मैं कोई सबूत ले आया, तो ये क्या आपका प्रूव्ड हो गया। और डिसप्रूव्ड क्या है, कुछ नहीं है, बस आपका सेम डेफिनेशन है, बस इसमें लिखा डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो चीज आपकी डिसप्रूव्ड हो गई। और नॉट प्रूव्ड क्या होता है, नॉट प्रूव्ड आपका क्या है, 56 से लेके 58 तक में आपका एविडेंस एक्ट में लिख रखा है, वो चीजें आपकी नॉट प्रूफ में आती है, जैसे कि आपका देश का नक्शा हमें बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक है, क्या है, ये सब चीजें आपका नॉट प्रूफ में है, जिसके लिए ना कोई प्रूव करने की जरूरत है, ना डिसप्रूव करने की जरूरत है, कोई फैक्ट आपको कोई कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब एक जजमेंट पढ़ते हैं, जजमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं इसे,
पूना वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसमें क्या हुआ था कि एक्सप्रेशन बोला गया था कि प्रूफ, डिसप्रूफ और नॉट प्रूफ का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, नेमली अबाउट द एग्जिस्टेंस, और किसी की चीज का एग्जिस्टेंस है तो वो प्रूफ्ड, नॉन एग्जिस्ट करता है तो डिसप्रूफ्ड। सर्कमस्टांसिस को देखते हुए ऐसे प्रूडेंट आदमी की तरह सोचना चाहिए। देखिए प्रूडेंट आदमी का मतलब होता है विवेकशील आदमी से समझदार आदमी, ऐसे बोलिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे ए जो है वो मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि उसे अपने बचाव के लिए मैं उसे गोली मार देता हूँ। तो ये था, ये निहत्था था, यानी कि कोई गन वन लेके आके मार नहीं रहा था, और मतलब कुछ भी हाथ में इसके डेडली वेपन नहीं था, और मैंने इसे आके गोली मार दी। तो कोर्ट मुझसे ये कहेगा कि आपने जब इसे गोली मारी तो हमने इसे गोली क्यों मारी? एक विवेकशील आदमी इसे गोली नहीं मारेगा, आप चाहते तो भाग सकते थे, ठीक है। एक आप बात सोचिए ना, यानी कि इसने रिवेंज में मारी होगी, ठीक है, किसी के इंटेंशंस को पता थोड़ा ना चलता है। यहाँ पर इसने कोई ना कोई तो, यार ये रेजिस्ट करता, अपने हाथों से रेजिस्ट करता, या भाग जाता, या मारता भी तो ज्यादा से ज्यादा डंडा वंडा सर पे मार देता, पर इसने जो इंजरी इसे दी वो ऐसी थी, डेडली थी। तो यहाँ पर इसको, हालांकि कल्पेबल होमोसाइड का हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसने प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड करा है, ठीक है। बट तब भी आपका ये प्रूडेंट आदमी क्या करता, भागता वहां से, ना कि वहां पे लड़ता। तो ये चीज आपका कंसिडर करी जाती है एक प्रूडेंट आदमी, यानी कि कोई भी आपकी चीज एग्जिस्ट करती है, नॉन एग्जिस्ट करती है, या किसी चीज को प्रूव्ड मानना है या डिसप्रूव्ड मानना है, तो जज क्या सोचता है एक प्रूडेंट आदमी कैसे बिहेव करेगा इस चीज में, वो देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जज एक विवेकशील आदमी है, प्रूडेंट मैन। ये एक थ्योरी भी होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंडिया की डेफिनेशन। इंडिया की डेफिनेशन में आपका पूरी इंडिया आती है, और ये हट चुका है, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हट चुका है, ठीक है, वो भी हमारा पार्ट है, अब 2019 में आ गया था। और इसमें आपका सर्टिफाइड अथॉरिटी और इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स आपके जो है वो मान्य रखेंगे एविडेंस एक्ट में, क्योंकि आईटी एक्ट में उसे पावर है, ठीक है। बस इसमें यही था, डिजिटल सिग्नेचर भी मान्यता होती है, जैसे ये देखिए डिजिटल सिग्नेचर, हालांकि ये डिजिटल नहीं होता, डिजिटल सिग्नेचर आपका अलग होता है, परचेज करना पड़ता है, कम से कम 2,500-3,000 का आता है, ठीक है, वो अलग तरीके के होते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसका जो पार्ट 2 है जिसमें हमें एविडेंस पढ़ना है कि व्हाट इज एविडेंस, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।